भागा रे भागा रे भागा रे भागा, अमेठी से भागा वायनाड भागा, वायनाड से फिर अमेठी भागा, अमेठी में देखा कि शेरनी खड़ी है वहाँ पे, तो फिर अमेठी से भागा और रायबरेली में गया। और रायबरेली में उसको पता नहीं है कि पूरी शेर की टोली इनके लिए है, उनको खा जाएगी। विस्टॉक मीडिया की टीम आज डायमंड सिटी ऑफ इंडिया में पहुंची है, गुजरात का सूरत शहर, जो काफी चर्चे में है और आजकल मीडिया का केंद्र बना हुआ है। डायमंड की वजह से, उद्योग की वजह से हमेशा चर्चे में तो रहता ही है, लेकिन इस बार इसलिए चर्चे में है कि ये शहर बीजेपी को एक ऐसा डायमंड दिया है जिसको इतिहास में याद किया जाएगा। यहां से एक प्रत्याशी हैं मुकेश भाई दयाल, और कहा यह जाता है कि उन्होंने पहली बार में ही कई रिकॉर्ड बना डाले। रिकॉर्ड इसलिए बना डाला कि उनको पहली बार टिकट मिला, वो लोकसभा के पहली बार प्रत्याशी बने और निर्विरोध चुन लिए गए। निर्विरोध चुने गए तो हंगामा हो गया। हंगामा इसलिए हो गया कि पॉलिटिकल पार्टियों ने यह कहना शुरू किया कि अब तो संविधान खतरे में है, बाबा साहब का संविधान जो उन्होंने बनाया था वो शायद नहीं बचेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये आंकड़े आप जाएंगे सोशल मीडिया में तो आपको मिल जाएंगे कि इससे पहले भी 34 लोग निर्विरोध हुए हैं। उन 34 लोगों में जो सबसे ज्यादा हल्ला मचा रही है कांग्रेस पार्टी, उसके लोग सबसे ज्यादा निर्विरोध हुए हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से ये कहते हैं, लेकिन आपको ये बता दें कि उनकी पत्नी डिंपल यादव भी कन्नौज की उप लोकसभा चुनाव में जीत चुकी हैं। और फिलहाल हमारे साथ बात करने के लिए मुकेश भाई दयाल जी हैं। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत कि आपने अपने क्षेत्र से समय निकाल के हमको दिया। बहुत चर्चे में हैं आप, और ये कहा जा रहा है कि आपने पहली बार में ही कई रिकॉर्ड बना डाले, पहली बार चुनाव लड़ने आए, पहली बार में आप जीत गए। 2024 का जो लोकसभा चुनाव होना है उसमें जहां तमाम प्रत्याशी ये इंतजार कर रहे हैं, दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं क्या होगा, वैसे में आपने एक ऐसा हीरा गिफ्ट कर दिया बीजेपी को जो कभी नहीं भूला जा सकता। तो इस जीत को क्या कहेंगे और किस रूप में लेते हैं? समग्र राष्ट्र में ये पहला कमल खिला है जो मैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के चरण कमलों में अर्पित करता हूँ। और जो उनका लक्ष्यांक है 400 प्लस एनडीए की सीट का, उस दिशा में सूरत लोकसभा ने अपना छोटा सा एक प्रदान किया है और देश को डायरेक्शन दिया है कि अब 400 के पार एनडीए 100% हो जाएगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी ने संविधान की ऐसी तैसी कर दी और आपको ये जानबूझ के निर्विरोध जिताया गया है, लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? 1951 से लेकर आप आंकड़े देखेंगे तो 1951 में भी जब इलेक्शन पहली बार हुआ था और तब भी कांग्रेस के 5 प्रत्याशी चुने गए थे निर्विवाद। इसके बाद के इलेक्शन में भी 7 थे, 62 में भी थे। तो तब बंधारण की हत्या नहीं हुई थी क्या? ये दोहरा स्टैंडर्ड क्यों है कांग्रेस का? दरअसल ये है कि कांग्रेस ठीक से चुनाव नहीं लड़ पा रही है। पूरे देश में आप देखोगे तो कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। कई लोग हॉस्पिटल में दाखिल हो रहे हैं, कई मुख्यमंत्री बोल रहे हैं भाई हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, अपने लड़के को शहीद करने के लिए भेज दिया है। और जहाँ जहाँ पे इनको डिपॉजिट जाने का डर है वहाँ से ये लोग बैकडोर सेफ एग्जिट ढूंढ के बाहर निकल जाते हैं, इसमें और कुछ नहीं है। ऐसा ही जनता भी कह रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि 1986 से ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है, लोग उनको देते आए हैं, तो उनको इस बार लग रहा था कि यहाँ से हारेंगे उससे पहले ही क्विट कर लो और इसका ठिकरा बीजेपी पे फोड़ दो। ये सही है या सचमुच में बीजेपी ने ऐसा कुछ किया है कि उनके प्रत्याशी बाहर हो जाए? आपने बिल्कुल सही बात बताई। 1989 से सूरत लोकसभा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। इस बार भी मेरा 40 दिन का चुनाव पूर्ण हो चुका था। मेरे भारतीय जनता पार्टी के हजारों लाखों कार्यकर्ता मैदान में थे। लोकसभा की मेरी कंस्टिट्यूंसी के मेरे कम से कम 2.5-3 राउंड पूरे हो चुके थे। 9 लाख से ज़्यादा मतदारों का मेरा प्रत्यक्ष संपर्क हो चुका था। ये सब देख के कांग्रेस घबराई हुई थी। और दूसरी चीज़ मैं ये बोल दूँ कि सूरत की प्रजा देश की प्रजा की तरह आज तक ये भूली नहीं है कि इनके नेता राहुल गांधी ने सूरत में ही आके मोदी समाज को गाली दी थी, ओबीसी समाज को गाली दी थी। वो हमारे सूरत शहर की प्रजा भूली नहीं है। और ये सब वजह से कांग्रेस देख पा रही थी कि इस बार हमारे अपनी डिपॉजिट तो 100% जाएगी। सूरत लोकसभा 7 लाख प्लस से चल रही थी और इसलिए सेफ बैकडोर एग्जिट अपना फेस सेविंग के लिए खुद कांग्रेस ने ढूंढा है। और कांग्रेस अगर अपने 4 सपोर्टर ढूंढ नहीं पाती है तो राष्ट्र में देश चलाने का इनको कोई अधिकार नहीं है। कैसे चला पाएगी? दिस इज बिग क्वेश्चन मार्क ओवर कांग्रेस।
वैसे मुकेश भाई दलाल जी को आजकल पूरा हिंदुस्तान जानने लगा है, क्योंकि लगातार लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। लेकिन मुकेश भाई दलाल हैं कौन? अगर आपके जीवन यात्रा की बात की जाए तो जहाँ तक मैं जानता हूँ 1981 में आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। मुझे लगता है लगभग 4 दशक होने को हैं। तो कौन है मुकेश भाई दयाल? आप लॉ के भी स्टूडेंट रहे हैं, आपने एमबीए भी किया हुआ है और आप शायद कॉमर्स भी किए हुए हैं। कैसी क्या जर्नी रही है? कौन है आप? दरअसल आई एम एसोसिएटेड विद द पार्टी सिंस इंसेप्शन। ओके। 6 अप्रैल को जब समता नगर में हमारा सम्मेलन चल रहा था तब मैं जा नहीं पाया था, क्योंकि मेरी एस वाई बीकॉम की एग्ज़ाम 16 अप्रैल को थी। एंड आई वॉज कंसिडर्ड टू बी स्टूडेंट फॉर गोल्ड मेडल इन दोस डेज। अच्छा। उसके बाद मैंने 1981 में बीजेपी ज्वाइन किया। बूथ कमेटी बनाई 25 लोगों की। तत्कालीन हमारे जो लीडर थे काशीराम भाई राणा, फकीर भाई चौहान, ये लोग ऑलरेडी वहीं पे थे। और जिस हिसाब से संघ काम कर रहा था, मच्छू डैम की हुमनाहट हुई थी और देश में गांधी नेहरू फैमिली ने जो अत्याचार कर रहे थे, जम्मू कश्मीर में, आसाम में जो आतंकवाद की घटनाएं घट रही थी, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे थे, और इंदिरा गांधी विश्व के मंच पे जाके विश्व शांति की बात कर रही थी, मुझे ताज्जुब हो रहा था। देश में पॉवर्टी इसकी पूरी लिमिट को तोड़ चुकी थी। देश में लाइसेंस राज था। 1981 में मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा सूरत सिटी के में उप प्रमुख मंत्री की जिम्मेदारी में निभाई। साथ में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का उप प्रमुख मंत्री की जिम्मेदारी भी निभाई। साथ में ही दक्षिण गुजरात विद्यार्थी सेल की कन्वीनर की जवाबदारी मैंने निभाई। इस तरह से मैं पार्टी से सतत जुड़ा हुआ। इसके बाद वार्ड में मैंने संगठन में विविध अलग अलग जिम्मेदारी निभाई। सूरत महानगर में कारोबारी सभ्य रहा और आज मैं भारतीय जनता पार्टी सूरत महानगर का महासचिव हूँ। मैंने पार्टी की कई अप्स एंड डाउन्स देखे। इस दरमियान में मैं 3 टर्म कॉर्पोरेटर भी रहा और कंटिन्यूस 5 टर्म में स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहा। स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन की कैपेसिटी में मैंने सिटी का डेवलपमेंट का फाउंडेशन ले किया मैंने। एंड नॉट ओनली आई कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ द सिटी, बट I found out new sources of revenue for SMC. And when I left my position, Surat Municipal Corporation had vast deposit of 600 crore rupees at that time. Figures are available at that time. अच्छा। फिर जहाँ तक मेरा एजुकेशन का सवाल है, मैंने बीकॉम में स्टैटिस्टिक किया। और स्टैटिस्टिक उस ज़माने में पूरी यूनिवर्सिटी में हम 3 ही लोग थे, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी, कोई बुक नहीं होती थी एक बुक, इसके लिए 3, 4, 5 किताबें ढूंढनी पड़ती थी। बाद में मैंने DBIM किया, डिप्लोमा इन बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। फिर मैंने MBA किया, MBA विथ फाइनेंस किया, और मैंने CIS भी किया, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैंने उन दिनों में किया जब हिंदुस्तान में कंप्यूटर सिर्फ शुरुआत हो रही थी, लैन और वैन की शुरुआत हो रही थी, सब बेसिक चल रहा था उन दिनों में। अच्छा, ये 1900 के आसपास की बात होगी? 95 हाँ, की बात, 1990 की बात। फिर मैंने LLB विथ टैक्सेशन किया जी, और मैंने MBA मार्केटिंग भी मैं कर रहा था, मगर मेरे पास एग्ज़ाम देने का उस टाइम में पॉलिटिकल बिजीनेस से मेरा वक्त नहीं रहा, वरना मैंने जनवरी महीने तक क्लासेस अटेंड किए थे। अच्छा, मार्च में तो एग्ज़ाम थी। अच्छा, क्या आपकी भी ट्रेनिंग संगठन के थ्रू हुई है? कैसे, मतलब इतनी तेज़ी से? और आपने, मुझे लगता है कि इस शहर में भी आपका बड़ा योगदान है, उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन ये जो ट्रेनिंग हुई, अचानक से इतने दायित्व मिलना, इतने काम करना, ये कैसे? पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू? क्योंकि तब तो पॉलिटिकल पार्टी का इतना विस्तार था नहीं जिस ज़माने आपने ज्वाइन किया था। नहीं, संघ में मेरा आना जाना रहता था। तब दामले जी थे, दिलीप भाई थे, नरेंद्र भाई पंचाल थे, और ये सब मेरे साथ बहुत परिचय में थे। मैं इनके साथ कई मिशन पे जाता था। उन दिनों में 4 व्हीलर मेरे पास थी, तो मेरे 4 व्हीलर में ये सब काम के लिए हम नवसारी जाना, साउथ गुजर में जाना होता था, सूरत में जाना है, और मैं भी रात को मेरी वाइफ के साथ संग में जाता था। उन दिनों में
लेडीज तो बाहर बैठती थी, जी। तो मेरा बहुत परिचय उन दिनों में रहा। डामरे जी नाश्ता करने के बहुत शौकीन थे, अच्छा। और मैंने लगभग मेरा 7-8 साल तक मेरा संघ का ये रहा। तो ये आपके युवा टाइम की बात होगी, मुझे युवा लगता टाइम है की बात आप 30-35 साल के रहे होंगे उस हाँ, समय। वही टाइम मैं तो OTC भी इसका करने वाला था, अच्छा। मगर फिर इसमें बहुत टाइम लगता था, 3-4 महीने का टाइम लगता था, तो फिर इससे विचार मैंने छोड़ दिया। लोग कहते हैं कि अब तो आप कद्दावर नेता भी हो गए, क्योंकि जो आपने किया वो हिंदुस्तान के 35वें व्यक्ति आप हैं, लेकिन एक बहुत दिग्गज बिजनेसमैन भी माने जाते हैं और कहा जाता है कि पार्टी की सेवा में आप शुरू से रहे और तन मन धन से रहे हैं। तो आपने कुछ घोषणाएं भी की हैं जिसको लेकर के ये है कि आप बड़े व्यवसायी भी हैं। तो इस शहर को दोनों तरीके से आपने क्या योगदान दिया? व्यवसाय तो मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, मगर मेरे टेक्सटाइल के साथ 60 साल से जुड़ा हुआ हूँ। हमारी वीविंग इंडस्ट्री है, अभी जैसे वैसे चल रही है वीविंग, क्योंकि हमारी पास पुरानी मशीन है, और 1970 से हम टेक्सटाइल के साथ जुड़े हुए हैं। 60 में हमारी पास नायलॉन सेगमेंट में जितनी भी कंपनी है, इनकी डीलरशिप भी है। अच्छा। ये सब मेरे फैमिली वाले देखते हैं। अच्छा। 2005 से मैं बिजनेस में थोड़ा साइड लाइन पे हूँ। 2005 से थोड़ा गाइडेंस मेरे से लेते रहते हैं, और जहाँ ज़रूर पड़ती है मैं हाजिर रहता हूँ। सहकारिता में भी आपने कुछ दायित्व निभाए हैं? हाँ, मैं एक्चुअली आई हैड स्टार्टेड माय करियर एज ए बैंक क्लार्क। अच्छा, आपने पहले नौकरी की थी, व्यवसाय नहीं था? नौकरी भी कराई, व्यवसाय भी किया, बीजेपी भी मैंने संभाली, और स्टडी भी किया साथ में। अच्छा, ये कौन से जमाने की बात होगी, कौन सा दौर रहा होगा? 1981 से 95 तक का दौर है, क्योंकि मेरा एक ही प्रिंसिपल था कि आई नेवर वेस्टेड माई टाइम। अच्छा। आज भी मेरी यही सोच है, आई डोंट वेस्ट माई टाइम। मैं कुछ भी करूँ मगर करता रहता हूँ, आइडल नहीं बैठूंगा। मैं कुछ नहीं करूँगा तो मैं सोता रहूँगा, मगर सोने का काम भी करूँगा मैं। आई विल नॉट वेस्ट माई सिंगल मिनट। उन दिनों में जब फुटपाथ पे यार सब लोग आते, ओटले पे हमारा ओटला होता था, बाकरा भांगते थे, मगर मैं कुछ न कुछ करता रहता था। पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा था आपका? क्या शुरू से बहुत धनाढ़ थे, पिताजी पॉलिटिकल थे, या कैसे क्या था? माई फैमिली वॉज वेरी पुअर फैमिली, टू बी वेरी फ्रैंक। मेरे पापा की 6 बहनें थी। अच्छा। और इसमें एक डाइवर्सिटी, और पापा का कोई पापा नहीं था, ये काका के साथ भागीदारी में थे ये लोग सब। ये 75 से पहले की बीच की बात है। मतलब बचपन तो आपका पैसा बहुत मिलता नहीं था जी। जैसे वैसे उन्होंने हमारा स्टडी करवाया। मेरी मम्मी छोटा मोटा काम कर रही थी, सोपारी भांगने का हमारा होम इंडस्ट्री होता था। अच्छा, उस मतलब जमाने बचपना में- बहुत समृद्ध नहीं था हाँ, आपका? बिल्कुल नहीं। वो सुपारी भांगने से इनका हाथ तो इनका पूरा गया था। अच्छा, वो कट जाता था, गल कट जाता नहीं था? जाता, मतलब वो कड़क हो जाता था। अच्छा। ये इनको इफेक्ट नहीं होती थी, ये हाथ में कुछ भी करो झंझनाटी। अच्छा, वो ऐसे ये प्रेस नहीं करने की वजह से? हाँ जी। और समझो गए कि भाई 2 टाइम का खाना मिल जाता था, उतना ही था, अच्छा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नो सेविंग, नथिंग डूइंग। एंड और वो ज़माने में हमारी बुआ जो बोलते हैं, दो बुआ ने हमारी काफ़ी मदद की। अच्छा, बुआ ने वो आपको? हम नहीं भूल पाते। और फिर 81 में जब मैं ग्रेजुएट, हमारे पास साइकिल भी नहीं थी। अच्छा। पापा के पास एक साइकिल थी, और 82 से लेके मैंने 82 में बैंक में जॉब ज्वाइन किया। 82 में? और उसी समय बीजेपी में भी आप आए? 81 में आ गया था, 82 में मैंने बैंक में जॉब ज्वाइन की, और उसके बाद में 84 में मेरे पास पहली लूना आई थी। अच्छा, उसमें और मैंने कम से कम जितनी भी लूना का मॉडल है वो सब लूना का मॉडल मैंने यूज़ किया। मतलब आपको गाड़ियों से भी प्यार है? प्यार नहीं, मतलब वो जमाने में लूना आती जाती रहती थी। भाई की लूना रहती थी, पप्पा की लूना पप्पा को दिलाई थी। पापा को साइकिल पे से लूना पे लाए। जब मैं बैंक पे सर्विस कर रहा था, तनख्वाह अच्छी मिलती थी। फिर 84 में हमने अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट किया। 84 में? 84 तब तक हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोले जॉब व्यूइंग। अच्छा। तो जॉब व्यूइंग करे 84 में हमारा खुद का बिजनेस भी स्टार्ट किया हमने। मतलब पिताजी और बुआ ने वो स्वर्णिम दौर देखा है, मतलब उनको लगा कि लड़का लायक हो गया। और जब वर्कर्स नहीं आते थे तो वर्कर्स के सारे काम भी करने के लिए मैं फैक्ट्री पे रात को 10 बजे जाता था, 11, साढ़े 11, 12 बजे वहाँ से ऑफिस जाता था। हमारे में बॉबिन भरने का एक काम होता है जिसको इंजन बोलते हैं। अच्छा।
अगर बॉबिन तुम्हारे पास नहीं है तो वर्कर्स काम नहीं करेगा। अच्छा, बॉबिन वाला लड़का नहीं, कारीगर नहीं आता है तो फिर ये बाकी के कारीगर काम नहीं करेंगे। तो नाइट पाली में कारीगर का काम होवे, इसके लिए हम लोग बॉबिन भरने जाते थे। आपको आता था काम? मैंने सब काम किया। अच्छा, मेरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मैंने ऑयल डालने भी काम किया, टाका भरने का भी काम किया, फोल्डिंग का भी किया है, चेक करने का भी किया, सब काम मैंने किया। मतलब अब तक की जो यात्रा है आपकी, वो थाली में परोस के आपको नहीं दी गई थी, नहीं, बल्कि अपनी जमीन आपने खुद तैयार की। खुद तैयार की। और मेरा एक लक्ष्य था कि भाई कम से कम 10 साल में हमारे पास कम से कम 4 व्हीलर आनी चाहिए। और बिजनेस थोड़ा बढ़ाया तो भगवान की मेहरबानी से 4 व्हीलर भी वो टाइम पे आ गई हमारे पास। अब आते हैं आपके पॉलिटिकल इस पे, मतलब ये तो आपका वो दौर रहा जो परिवार रहा, पिताजी, बुआ, आपको बुआ ने पाला, आप आगे बढ़े, फिर खुद बिजनेस संभाला मैंने आपने। चाय भी पिलाई है, चाय बना के चाय की लारी पे भी मैंने काम किया। अच्छा, वैकेशन में मेरे पापा मुझे चाय की लारी पे भेज देते थे और मैं चाय कितली में भर के सब मिलों में, सब फैक्ट्री में सबको चाय देने जाता था मैं। अच्छा भाई साहब, चाय, सियासतदान और गुजरात, इन तीनों का रिश्ता बड़ा करीब का है। अच्छा, मुझे लगता है कि यहाँ चाय की खपत भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे बातचीत होती है, उनकी चाय की शुरुआत चाय की चट्टी पे, हमारे यहाँ चट्टी बोलते हैं वो जो दुकान होती है, वहाँ सियासत की चर्चा होना और वहीं से सियासत तय कर लेना। नहीं, सियासत, आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन बाई नेचर। जी, आप किसी को भी सूरत में पूछ लेना, आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन बाई नेचर। मैं पूछने वाला था आपसे ये सवाल। आई एम ए एकेडमिक पर्सन डेटर। सूरत पॉलिटिशियन मैं नहीं हूँ। हाँ, क्योंकि आपके प्रोफाइल मैंने देखा तो आप जनरल सेक्रेटरी तो रहे हैं बीजेपी के। हाँ, लेकिन कभी चुनाव फाइट नहीं किया आपने। चुनाव 3 टाइम कॉर्पोरेटर रहा ना मैं। अच्छा, कॉर्पोरेटर रहे। कभी लोग विधानसभा के लिए नहीं सोचा आपने? दावेदारी तो की थी, टिकट नहीं मिला। अच्छा, पार्टी की सेवा करते रहे आप। पार्टी तो करना है। और मुझे लगता है कि आप जब इस पार्टी में आए तो कभी दूसरी तरफ देखा भी नहीं आपने। कभी नहीं। और आज भी मेरा स्पिरिट वही है, सब कुछ करने का, हाँ, कमल को गाली नहीं देने का। अच्छा, और कोई देगा तो? नेता को तो मैं देना हो तो ठीक है, हाँ, कमल को गाली नहीं देने की। अच्छा, इसीलिए आपने अपनी पहली सीट का कमल जो है प्रधानमंत्री के चरणों में समर्पित किया। मोदी साहब के साथ मेरा 87 से रिश्ता है। मैं ये पूछने वाला था आपसे कि आप इतना ऊपर निकलते चले गए, मोदी जी भी बगल में ही थे गांधीनगर में, मुलाकात नहीं हुई कभी आपने? नहीं, बहुत हुई। साहब मुझे पहचानते, सालों से पहचानते। अच्छा, मैं दाढ़ी रखता था आपकी तरह। अच्छा तो मुझे दाढ़ी से पहचानते थे। वो भी दाढ़ी रखते थे उस दौर में? हाँ, रखते थे। कुछ ऐसी याद उनके साथ की जो आपको? बहुत याद है। 45 मिनट का मोदी स्टोरी में मैंने इनके लिए बोला। अच्छा, कितनी याद बताऊँ, आपका इंटरव्यू छोटा पड़ेगा। कोई ऐसा बताइए जहां आप उनसे बहुत प्रेरित उस दौर में भी होते थे, क्योंकि मुझे लगता है एज में एक फासला तो है आपके और उनके। एक बार अखिल भारतीय महिला मोर्चा का अधिवेशन यहाँ पे हो रहा था, राजमंड्रा आने वाली थी। अच्छा, और वसुंधरा भी आने वाली, दोनों आए थे जी। तो साहब तैयारी के लिए सूरत आए थे। तत्कालीन प्रमुख भी थे यहाँ पे। हमारे एक समाज की वारी है रुगनाथपुरा में, वहाँ सम्मेलन हो रहा था। तो मैं, साहब और हमारा प्रमुख 3 शाम के टाइम पे ऐसे बैठे थे जी। मोदी जी जब मूड में होते तो बहुत मजा आती है इनके साथ बैठने की। अच्छा, तो उन्होंने बोला, दाढ़ी मुझे पानी पिला। हाँ, आपको दाढ़ी बोलते थे, दाढ़ी रखने के दाढ़ी लिए? जी। मुझे दाढ़ी और युवा नेता 2 बोलते थे। अच्छा, दोनों बोलते थे। तो मैं मेरी स्टाइल में खड़ा हुआ और हमारे यहाँ बाड़ी में बहनों रहती है, मैं इनको बोल के आ गया और बैठ गया। मोदी जी ने ये देख लिया कि मैं पानी लाया नहीं हूँ, बल्कि उनको बोल के आया हूँ, देख लिया। 2-3 मिनट गई होगी, ज़्यादा मिनट भी नहीं गई। दाढ़ी, वो तेरा पानी नहीं आया। मैं बोला, सब बोल दिया। तुरंत बोले, मुझे तेरा हाथ का पानी पीना। मैंने कान पकड़ लिया, मैं समझ गया कि साहब क्या बोल रहे हैं। अच्छा, उसमें क्या मुख्यमंत्री थे? वो संगठन मंत्री थे सिर्फ। अच्छा, केवल संगठन मंत्री। 87, 88 की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तब भी एनर्जी का लेवल ऐसा ही था जैसे आज है है? ना, सब। इनकी सोच ही पहले से बहुत ऊंची सोच थी। कोई भाप नहीं पाया, कोई माप नहीं पाया। हम तो इतने करीब रह चुके, मगर हमको तब भी आइडिया नहीं था। कभी आपने सोचा था कि? कभी नहीं, कभी नहीं।
मगर इनकी सोच काफ़ी आगे की रहती थी। उन्होंने बोला था, इनका जब सूरत में इनकी पहली मीटिंग हुई गोपीपुरा में कायस्थवाड़ी में, तो दोपहर को इनका पहला भाषण था। तो उन्होंने बोला था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि लघुमती वाले कांग्रेस को झूठे मारेंगे। हमारी तो समझ के बाद कि कैसे हो गया। पर जब राम मंदिर की जो एपिसोड हुआ 92 में जी, तब हमने देखा कि भाई कांग्रेस वाले को झूठे सचमुच मुस्लिम लोग मार रहे थे, वो हमने देखा। अच्छा, वो दौर तो कांग्रेस का रहा होगा ना यहाँ पे? बिल्कुल दौर, बीजेपी का तो कोई वजूद नहीं रहा। बिल्कुल कोई वजूद नहीं, हमको दूर दूर तक सत्ता नहीं दिखती थी। ये मुझे लगता है 2000 तक ऐसा रहा होगा। 2002 नहीं, हम 95 से आए हैं। अच्छा, 95 से आए। सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 1990 से आए हैं। नहीं, जब यहाँ बीजेपी की सरकार बनी वो 95 में बनी। अच्छा, और वैसे भी 2-3 बार जनता दल के साथ हमारा गठबंधन रहा था। तो हमारे 4 मिनिस्टर हैं इसमें भी, केशु भाई, अशोक भाई, मकरंद भाई और हेमाबेन, ऐसे हमारे रहे आचार्य। अच्छा, कांग्रेस के नेपथ्य में जाने का कारण क्या होगा? क्योंकि कभी आप लोगों ने सोचा नहीं होगा कि अचानक से ये पार्टी चली जाएगी। आज बहुत लंबा टाइम हो गया, मुझे लगता है 22-24 साल हो गया, इससे ज़्यादा हो गया कांग्रेस को गुजरात से बाहर हुए। कांग्रेस के पास न नीति है, न नेता है, न नियति है। गुजरात में उनका राज कुराज देख लिया है। गली गली में गुंडे थे, सबका इलाका बांट दिया था। ये इसका इलाके का भाई लोग, ये इलाके का भाई लोग, और भाई लोग के इलाके थे। भाई लोग राज करते थे बड़ी मस्ती से, कौमी तूफान होते रहते थे। राज्य का कुछ डेवलपमेंट नहीं था, कोई भी जगह ना रोड, ना रास्ता, ना स्ट्रीट लाइट, ना पानी, कोई सुविधा ही नहीं थी। आरोग्य की स्थिति भी काफ़ी बेहाल थी। मतलब डेवलपमेंट की कोई भी मौका ऐसा नहीं था वहाँ पे तो कांग्रेस ने कुछ अच्छा काम किया। और 92 में जब कौमी तूफान हुए, 94 में प्लेग हुआ, तब भी कोई कांग्रेस वाला मैदान में नहीं आया था। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का शासन हुआ, लोगों ने, गुजरात की प्रजा ने, सूरत की प्रजा ने शासन देख लिया। अच्छा, शासन के जो विकास सूरत का था वो देख लिया। अब चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है, थोड़ी सी डिलेवरी होगी, मगर 2/3 मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रांत में और यहाँ बैठेगी। चलिए हम आप पे ही बात रखते हैं, पीछे की सियासत पे नहीं जाएंगे। जब मुख्यमंत्री बने मोदी जी, आप पुराने परिचित थे, तो क्या लगा कि अब तो मुझे भी विधानसभा पहुंचना चाहिए, या कभी आपने मोदी जी से इच्छा जाहिर की? नहीं, कभी ऐसा नहीं। मैं स्थित प्रज्ञ आदमी हूँ। अच्छा, मुझे कोई स्थिति की इच्छा नहीं होती है। मैं सुख दुख की अनुभूति नहीं करता हूँ। आप भी मेरा कोई फोटो देख लेना, आज भी मेरा मुस्कुरा हुआ फोटो आप नहीं देखोगे। ऐसा क्यों? ये मेरा नेचर है। हमेशा सीरियस रहते हैं, हमेशा सीरियस। मैं जो भी सिचुएशन होता है, मैं सिचुएशन को एज इट इज एक्सेप्ट करता हूँ। ओके, और आप बहुत सादगी के साथ रहते भी हैं? मैं सादगी मेरा सब्जेक्ट है। मैं तो किसी पे प्रभाव नहीं डालता हूँ। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहूँगा। मेरा खुद का काम खुद समझो कि बैग उठाना है, ये उठाना है। आज भी मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मेडिकल स्टोर पे जाके दवाई खरीदता हूँ। लोग क्या कहते हैं? लोग मिलते हैं, अच्छा लगता है इनको। नाश्ते की दुकान पे जाता हूँ तो मैं नाश्ता का खरीदता हूँ। अच्छा, आपके पोस्टर बैनर नहीं लगे, कुछ भी ऐसा कुछ टीम काम नहीं हुआ और आप जीत गए, तो बहुत ऐसे लोग भी होंगे जिससे मिलते होंगे तो नहीं जानते हमको होंगे? टाइम बहुत मिला चुनाव के लिए। अच्छा, बहुत टाइम मिला। चुनाव पोस्टर का स्टेज बाकी, जब नामांकन हो एक बार, उसके बाद में चुनाव पोस्टर का फेस हटाना। नामांकन हो, नामांकन मंजूर हो, ले खींचने की वापिस तारीख हो, तब तक तो वेट करना पड़ता है ना जी। मगर बैनर पोस्टर तो बन गए थे। अच्छा। पैम्फलेट भी शुरू हो गए थे हमारे जी। डोर टू डोर पे कैंपेन कई विधानसभा पूरा हो गए थे। कभी सोचा था आपने कितनी आसान जीत होगी आपकी, या आप फाइट करेंगे? वी वर ट्राइंग फॉर 7 लाख प्लस लीड एक्चुअली। अच्छा, तैयारी पहले से थी? पहले से तैयारी थी। 65% प्लस मतदान और 7 लाख प्लस लीड की हमारी कोशिश थी पहले से ही। आइडिया था कि टिकट मिल जाएगा? नहीं, टिकट का आइडिया नहीं था। टिकट का आइडिया नहीं था। जीतने के बाद मोदी जी से बात हुई? जी नहीं हुई। नहीं हुई? नहीं। लोगों के बधाई के संदेश आए? बधाई के संदेश तो 2500 मैसेज आए। अच्छा। टेक्स्ट मैसेज तो देखा नहीं अभी मैंने,
और इस बार की खूबी ये रही कि 2500 मैसेज में कम से कम 70-80% मैसेज तो ऐसे हैं जिनके नंबर मेरे टेलीफोन पे स्टोर नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, मेरे मोबाइल में 6000 नंबर है, मगर 6000 में ये नंबर नहीं थे और पूरे हिंदुस्तान भर में से मैसेज आए। मैं कहता रहा हूँ कि आप पूरे हिंदुस्तान के लिए कद्दावर नेता बन गए हैं। नहीं, मैं नेता बनने नहीं चाहता। अच्छा, एक मजेदार बात और भी है, आपके ऊपर एक भी केस नहीं है, एक भी कोई मामला नहीं है। मेरे इलाके में कौन पे आता है मुझे पता नहीं रहता, मैं पुलिस स्टेशन जाता नहीं हूँ। अच्छा। और हमारा जो अडायन का पुलिस स्टेशन रहता है, इसमें कितने पीआई आते जाते हैं, कोई पुलिस का काम लेके आते, मैं बोलता हूँ भाई हाथ जोड़ता हूँ कि मेरी कोई पहचान नहीं है भाई, आप इनको पकड़ लो, मैं इनको बोलता हूँ आपका काम कर लेगा। हाँ, मगर कोई ऐसा काम हो जहाँ पे स्ट्रगल लड़ने का हो जी, तो बात नहीं। अगर मोदी जी मिलते हैं आपसे, पहली मुलाकात होगी, क्योंकि अब आप सांसद बन गए हैं, वो उसी इस बार अगर सरकार बनती है तो वो वहाँ प्रधानमंत्री होंगे और आप, और मज़ेदार बात क्या है कि लोग फाइट कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता है और आप सांसद बन चुके हैं और अब आप इंतजार कर रहे हैं सरकार बनने का। मोदी जी से मुलाकात होगी तो क्या कहेंगे, दिल में क्या है? सिर्फ नमन करूँगा, जो कहना है इनके साथ तो क्या बोलेंगे हम। ये इनकी महानता है कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को आज भी नाम से पहचानते हैं। आप इमोशनल हो गए लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हाँ, आज भी मुझे नाम को पहचानते हैं। मैं तो एक बूथ का सामान्य कार्यकर्ता हूँ, ना मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड है, मगर भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव है। और मैं पद की लालसा कभी नहीं रखता हूँ जी। जो मिल गया उसे मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। हाँ, मैं भाजपा का साथ निभाता चला गया। ये एक बहुत बड़ा सबक है। एक मजेदार बात यह है कि आपने अब तक इंतजार किया, तमाम जिम्मेदारियां निभाई आपने, और कभी लोकसभा या विधानसभा की बात नहीं सोची, और जब आपने लोकसभा की बात सोची तो आपको ऐसे मतलब जनता ने कही है या किस्मत ने कही आपको गिफ्ट कर दिया कि आप ये सीट ले लो। अब जो हुआ वो मुकद्दर की बात है, इसलिए और क्या बोलूँ। आप कारपोरेटर भी रहे हैं, तमाम संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, ऐसे में आपको ये पता होगी कि सूरत की अब भी क्या समस्या है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ खरीदारी करने के लिए आते हैं। अलग अलग कपड़े के लिए भी जाना जाता है, डायमंड के लिए भी जाना जाता है, टेक्सटाइल के और भी चीज़ों के लिए जाना जाता है। तो किस तरह की समस्याएं हैं जिस पे आप काम करना चाहेंगे? देखिए, जब सिटी का विकास होता है ना, तो कई प्रकार की समस्या, कई प्रकार की चैलेंजेस आती रहती है। आप एक समस्या के बारे में आज सोचोगे, दूसरी सामने आएगी। हमारा कर्तव्य, हमारा ड्यूटी ये है कि जैसे भी कोई समस्या सामने आती है उसका तुरंत लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकालें। अब सूरत सिटी देखो तो ये सबसे बड़ी समस्या तो ग्रोथ जितना ज़रूरत से हो रहा है, पॉपुलेशन जो हिसाब से बढ़ रही है वो हिसाब से सूरत महानगर पालिका भी इनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर रही है। वो एक प्रकार से चैलेंज तो है ही, और इतने सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं हमारे पास, जैसे मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट चल रहा है, रेलवे स्टेशन का सूरत का चल रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, आउटर रिंग रोड का प्रोजेक्ट चल रहा है, ऐसे कई प्रोजेक्ट है। तो ये प्रोजेक्ट स्पीडीली बढ़े, ये भी एक चैलेंज है। और जैसे जैसे सिटी बढ़ता है तो समझो ट्रैफिक की समस्या तो आपकी बढ़ने वाली है। तो इसके लिए आगे थोड़ा विजन करना पड़ेगा। सूरत में एक लोगों की कई सालों से इच्छा है कि भाई क्रिकेट का स्टेडियम हो। हाँ, मैं पूछने वाला था कि स्पोर्ट्स आपके दिल के बड़ा करीब, आप स्पोर्ट्स से बातें करते हैं। स्पोर्ट्स तो मैं कॉलेज दिनों में भी मैं चेस का यूनिवर्सिटी का रनर्स अप रहा, शूटिंग में भी मैं यूनिवर्सिटी में रनर्स अप रहा। मैंने 303 मशीन गन, 10 गन सबसे मैंने फायरिंग किया। अच्छा। और मैं रनर्स अप था। और हमारी सूरत महानगर पालिका की जो टीम थी कॉर्पोरेटर की, इसका टीम का मैं कैप्टन था। तो पूरे गुजरात में 4 टूर्नामेंट मेरी कैप्टनशिप में खेले। इंटर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डे एंड नाइट वाइट बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट, वो चारों मैच में चैम्पियन रहा मैं। तो स्पोर्ट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं? स्पोर्ट्स के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं सूरत डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन का प्रमुख में रहा। अच्छा। मेरा बेसिक इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, बैंकिंग में, दिलचस्पी मेरी इसमें ही है ज़्यादा। और मैं, आपको ताज्जुब लगेगा, मैं 84 से रेडियो से मैं बजट सुनता आया था। अच्छा। हर बार 4 बजे बजट आता था पहले, अब देख लेना रेडियो पे, वो बजट में सुनता था। वो आदत मेरी काफ़ी सालों तक रही कि बजट का मैं इंटरप्रिटेशन करूं।
अच्छा। और काशीराम भाई थे, जब मैं कार्यालय पहुंचता तब पूछते थे, मुकेश शू केवु छे तारे बजट में, ऐसी मेरी स्थिति थी। वैसे अब तो आप जीत गए हैं, आपको जीत की बधाई हो। क्या करना है इस समय? ऐसा है कि आराम से बैठ गए हैं या अभी भी फील्ड में लगे हुए हैं? दूसरे ही दिन से हम लोग, मैं नवसारी लोकसभा के चुनाव में लग गया हूँ। भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता की एक खूबी रहती है कि जब अपने इलाका का चुनाव पूरा होता है तो वो कर सेवा करने के लिए नज़दीक के चुनाव क्षेत्र में जाके काम करता है। तो मैं नवसारी चुनाव में लगा हुआ हूँ और 7 तारीख को जब ये चुनाव पूरा होगा, इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का गुजरात प्रांत मुझे जहाँ भी जिम्मेदारी देगा मैं वहाँ जाऊँगा। आपको लेकर के मोदी जी के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि पहले अभी सूरत हुआ, अब इंदौर होगा, उसके बाद मैं सुन रहा हूँ कि उड़ीसा में एक सीट की बात चल रही है, और कहा जा रहा है कि गेम का उन लोगों को क्या जवाब देंगे? ये आप स्वीकार करते हैं कि ऐसा कोई गेम है? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। दरअसल बात यह है कि कांग्रेस के सिंबल पे कोई कांग्रेसी चुनाव लड़ना चाहता नहीं है। आपने 2 महीने पहले देखा होगा कि कांग्रेसी कार्यकर्ता, बड़े बड़े नेता हॉस्पिटल में दाखिल हो रहे थे, 108 एम्बुलेंस बुला दी थी और बोल रहे थे कि हमारा मई में ऑपरेशन है, सर्जरी है। 2 मुख्यमंत्री ने ना बोल दिया, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, इनके लड़के को शहीद करने के लिए भेज दिया। इस प्रकार की स्थिति समग्र देश में है। और सब छोड़ो, भागा रे भागा रे भागा रे भागा, अमेठी से भागा वायनाड भागा, वायनाड से फिर अमेठी भागा, अमेठी में देखा कि शेरनी खड़ी है वहाँ पे, तो फिर अमेठी से भागा और रायबरेली में गया। और रायबरेली में उसको पता नहीं है कि पूरी शेर की टोली इनके लिए है, उनको खा जाएगी। और इतना डरपोक नेता आज़ादी के बाद कभी देखा नहीं है मैंने कि हर जगह से भागता फिरता। तो ये नेता भागता फिरता तो इसके कार्यकर्ता की क्या स्थिति होगी? कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, जबरदस्ती सबको खड़े कर रहे हैं। खुद राहुल गांधी जबरदस्ती खड़े हो रहे हैं, सुनने में ऐसा भी आया। वो तो ये कह रहे हैं कि अब आप लोग डर गए हैं इसलिए 400 पार का नारा नहीं दे रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि आपकी जमीन खिसक रही है। हमारा 400 पार का नारा पहले भी था, आज भी, आगे भी रहेगा। इसमें वो कुछ कर सकता नहीं है, इसकी ताकत ही नहीं है। मैं दिल्ली में जाके सबसे पहला काम ये करने वाला हूँ कि मैं 40 सीट से नीचे वाली लग्जरी बस ढूंढूंगा इनके लिए, ताकि सब कांग्रेसी एक ही बस में पार्लियामेंट में बैठ के आ सके। ये समझ लेना आप, ये 40 क्रॉस करे तो मुझे बताना कि कांग्रेस ने 40 क्रॉस करी है। और नरेंद्र भाई मोदी साहब ने पार्लियामेंट में बोल दिया था 2 महीने पहले ही कि इनके दिग्गज नेता भागेंगे। खुद डर रहे हैं और दूसरों को बोल रहे डर रहे। ये कैसा नेता आडम्बरी, मेरी समझ में नहीं आता। तो पूरे प्रांत में, पूरे देश में स्थिति ऐसी है। कुल मिला के अहमदाबाद में क्या हुआ, चुनाव लड़ने के लिए ना बोल दिया। इंदौर में हुआ, आज सुनने में आया पुरी में भी कुछ ऐसा हुआ है कुछ। हाँ, उड़ीसा की बात भी है। मुझे पूरी न्यूज़ नहीं है इसकी, क्योंकि मैं चुनाव में बिजी था। पूरे राष्ट्र में मोदीमय वातावरण है, पूरे राष्ट्र में राममय वातावरण है। और कांग्रेस को पता है कि इस बार भाजपा 370 प्लस और एनडीए 400 प्लस क्रॉस करने वाली है। इसीलिए जितना हो सके इतना नेगेटिव कैंपेन चला रहा है, झूठ पे झूठ चला रहा है। झूठों की पूरी चोरों की बारात खड़ी है, अपने भ्रष्टाचारी और नेताओं के बचाने के लिए पूरी बारात, पूरी टोली खड़ी है। परिवार को बचाओ, भ्रष्टाचार से बचाओ। वो तो कहते हैं कि अगर अब की बार आ गए तो एक एक हिसाब लेंगे और नेताओं से लेकर अधिकारियों तक को बताएंगे और नापेंगे। मोदी जी को प्रजा इसीलिए ही चुनती है कि भ्रष्टाचारियों का हिसाब चुकते करो, देश को लूटने वालों को जेल में बिठाओ, चाहे वो कितना बड़ा नेता क्यों नहीं हो। एक तो नेता बन के आएगा 10 साल में, बड़ी बड़ी बात करके आएगा नेता। पहले जेल में जाने के लिए नाटक कर रहा था, अब जेल में से बेल मिले इसके लिए मैं नौटंकी कर रहा है। अगर कांग्रेस इस कई दायकों की भ्रष्टाचारी है सबसे बड़ी, तो ये केजरीवाल इस कलयुग का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी नेता है। ये लिख दो आप। गुजरात में आके कुछ सीटें लेके गए हैं। कुछ होने वाला नहीं है गुजरात में। वो बोलते हैं ना कि पापड़ भी नहीं बांध सकता, वो पापड़ भी नहीं बेल सकता गुजरात में, ताकत ही नहीं है उसकी।
मुकेश भाई, दलाल का एक कॉन्फिडेंस सिर्फ इसलिए है कि इन्होंने अपनी सीट जीत ली है और एक शंखनाद किया है कि हमने सूरत से ये दिखा दिया कि हम आ रहे हैं, हमारा दावा भी बरकरार है और एनडीए जो है वो 400 पार जाएगी। आपको बताएं कि ये जो शुरुआत हुई है, इसके बाद कई जगह पे ये चर्चा है कि बीजेपी कुछ सीटें निर्विरोध निकाल रही है, तो वो आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आपको एक बात बताएं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये हर वक्त चुनावी मूड में रहती है, एक सफलता मिली नहीं कि दूसरे में लग जाती है। इनके पास इतने संगठन हैं कि वो संगठन की तैयारी पॉलिटिकल पार्टियों पे भारी पड़ती है। इनके सेवा दल कहिए या स्वयंसेवी संस्थाएं कहिए, और दूसरी जो पार्टियां हैं उनके पास ऐसी कोई संस्था नहीं है जो उनके लिए काम कर पाए। यहाँ तमाम ऐसे लोग हैं जो कि बिना अपना हित साधे हुए और त्याग करने को तैयार रहते हैं। उसी के दम पे आप लोगों का कॉन्फिडेंस ये बोल रहा है, ऐसा पार्टी कहती है। आपको बता दें कि एक बात तो तय है, अगर पार्टी मजबूत हो और पार्टी का नेतृत्व जो है वो कद्दावर हो, यानी कि सियासतदान मजबूत हो, तो जो राजनीति का परिणाम आता है वो कुछ और ही होता है, जो कि बीजेपी में देखने को मिल रहा है। फिलहाल परिणाम तो 4 जून को आएंगे, उससे पहले जो नज़ारा दिख रहा है वो कुछ और है।